12th कॉमर्स अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप फर्म का लास्ट चैप्टर है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड हमने पढ़ा नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। अब उसके बाद आता है बेटा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको क्लोज डाउन कर देना, शट डाउन कर देना, उसको बंद कर देना, बिजनेस को बिल्कुल बंद कर देना, ये कहलाता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है, पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ख़त्म होता है। लेकिन इस केस में अगर पार्टनर चाहे तो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कहलाता रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पुराना एग्रीमेंट ख़त्म होना और एक नया एग्रीमेंट बनना। नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसॉल्यूशन हो गया, फर्म को बंद कर दिया गया। और डिसॉल्यूशन के अंदर जब हम फर्म को पार्टनर्स बंद करते हैं उसके बाद फर्म के अंदर जितनी भी असेट्स हैं सभी असेट्स को सेल किया जाता है और उस असेट से जो पैसा आएगा उससे फर्स्ट एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट बचा, अगर किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो उस लोन का पेमेंट फर्म करेगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। ठीक, तो इसी का मतलब होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म को बिल्कुल बंद कर देना। फिर क्वेश्चन आता है बेटा कि जब फर्म की समाप्ति हो जाएगी, डिसॉल्यूशन हो जाएगा, तब हम कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो समय हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट जो प्रिपेयर होगा उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट जो प्रिपेयर होगा कि अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो प्रिपेयर होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। और थर्ड प्रिपेयर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद प्रिपेयर होगा कैश और बैंक अकाउंट। ये चार अकाउंट बेटा हम प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड है पार्टनर लोन अकाउंट, थर्ड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ इज कैश और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनती है क्योंकि फर्म समाप्त हो चुकी है और फर्म की जितनी भी असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसीलिए बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि फर्म समाप्त हो चुकी है। अब आता है बेटा जो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे, उस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जितनी भी फर्म की असेट्स हैं ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, जितनी भी फर्म के पास लायबिलिटीज़ हैं ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो फर्म की असेट और लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन सभी असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती, सभी लायबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती। तो अब मैं लिख रहा हूँ असेट्स विच आर नॉट ट्रांसफ़र इन रियलाइजेशन अकाउंट। कि assets which are not transfer in realization
अकाउंट कि ऐसी कौन कौन सी एसेट है जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगी, नॉट लिखा है, तो मैं उन एसेट्स का नाम लिख रहा हूँ जो ट्रांसफ़र नहीं होंगी। कैश या बैंक बैलेंस ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, असेट साइड में P&L लिखा हुआ है जो डेबिट कहलाता है, ट्रांसफ़र नहीं होगा। थर्ड, असेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री होती है, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। और असेट साइड में अगर करंट अकाउंट लिखा हुआ है तो करंट अकाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिफ्थ, अगर असेट्स के अंदर पार्टनर लोन लिखा हुआ है तो ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इन असेट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी असेट्स फर्म के पास हैं सभी असेट्स को हम कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। सिर्फ इन असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कौन कौन सी? कैश, बैंक, P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, करंट अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट। ये असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगी। इसके अलावा जितनी भी असेट्स फर्म के पास हैं सभी असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारी बेटा लायबिलिटीज़। तो असेट्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, लायबिलिटीज़ को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। बट कुछ लायबिलिटीज़ हैं हमारी ऐसी जिससे हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो लायबिलिटीज़ विच आर नॉट ट्रांसफ़र इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी? तो वो बेटा सबसे फर्स्ट लायबिलिटी है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है, कैपिटल को हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। दूसरा, अगर करंट अकाउंट गिवन है आपको लायबिलिटी साइड में तो करंट अकाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। थर्ड, अगर पार्टनर का लोन गिवन है तो पार्टनर का लोन भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके बाद अगर रिजर्व गिवन है तो रिजर्व भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके बाद WCR के ऊपर बेटा केसेस बनते हैं, तो उस केसेस के अकॉर्डिंग हम डिसीज़न लेते हैं कि हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। WCR का केसेस ये है कि अगर एडजस्टमेंट के अंदर हमको क्लेम गिवन है, एडजस्टमेंट के अंदर हमको क्लेम गिवन है तो क्लेम के बराबर अमाउंट जो है ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अगर क्लेम गिवन है तो, अगर क्लेम गिवन है तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिक्स्थ है P&L। तो P&L को भी हम ट्रांसफ़र रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो इन लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली कि असेट्स विच आर नॉट ट्रांसफ़र इन रियलाइजेशन अकाउंट और लायबिलिटीज़ विच आर नॉट ट्रांसफ़र इन रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा जो भी लायबिलिटीज़ हैं सभी लायबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक और लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन रिजर्व। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये लायबिलिटीज़ को छोड़ के जितनी भी लायबिलिटीज़ फर्म के पास है सभी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो असेट